होगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन लेके जाइए एज़ वेल एज़ आपको आपका आपका जो माइंडसेट है या जो टेम्परामेंट है उसको सॉल्व करने का वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना कर पाएँ। अब वन बाय वन अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके मन में डाउट है, अगर आपको लगता है कि पूछना है स्ट्रेस के रिगार्डिंग में, तो आप लोग अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सिंपली कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और करंटली आप क्या कर रहे हैं? आपकी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से है? लाइक ज़ूलॉजी से है या फिर दैट इज़ अलाइड साइंस से है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे तुषार से। सो तुषार जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को और बताइए कि अभी आप क्या कर ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप तुषार यूपी से हैं? ओके, 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 ओके। सो कौन से ईयर में आपकी पीएचडी अवॉर्डेड है तुषार? 20 में, ओके, वेरी गुड। सो सीएसआईआर का जेआरएफ है आपके पास? ओके, सो आफ्टर पीएचडी कंटिन्यू आप फिजिक्स वाले से ही जुड़े हुए हैं या फिर और कहीं भी टीचिंग किया आपने? ओके, सो कैसा चल रहा है तुषार वहाँ पे मतलब सब ठीक-ठाक, बढ़िया? ओके, अच्छा, ओके। तो सर एक सवाल आपके इस प्रोफ़ेशन्स को लेकर के वर्कलोड आपका वहाँ पे क्या है? किस तरीके की चीज़ें आपको दी जाती हैं जो कि आपके ड्यूटी में आती है? जैसे क्लासेस ही सिर्फ़ लेना होता है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं? ओके, ओके। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तुषार वैसे तो आपकी अपनी लाइफ़ है, आपने जो डिसीज़न लिया होगा उसको लेकर के अच्छा ही होगा। हमें कोई राइट नहीं है उस पे इंटरैक्ट करने का, बट एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, वो भी सीडीआरआई जैसे एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। सो आफ्टर पीएचडी आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? आप उधर की तरफ स्विच क्यों क्यों कर गए? ओके। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, तो मतलब फाइनली आपको एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नौकरी गवर्नमेंट की करनी है, प्राइवेट में टीचिंग नहीं करना था, राइट? सो तुषार आपने सीयू चैन पोर्टल पे अकाउंट बनाया है? ये कॉमन यूनिवर्सिटी जितने भी आपके इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक सिंगल पोर्टल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम से। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसा कि आपको मालूम होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, देयर इज़ नो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और वहाँ पे एपीआई बनता है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स होती है उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। सो आपके पास पीएचडी डिग्री है एज वेल एज सीएसआईआर का जेआरएफ भी है, तो राइट? और उस एपीआई में 100 मार्क्स का एपीआई बनता है, उसमें आपका 30 नंबर दिया जाता है वेटेज पीएचडी की डिग्री का और 7 मार्क्स आपको दिए जाते हैं जेआरएफ का, राइट? सो 37 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। बाकी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी मतलब बाकी जो आपका स्कोर बनेगा वो आपके ग्रेजुएशन, मास्टर्स एज वेल एज आपके बाकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनता है। 10 मार्क्स आपके पेपर के होते हैं। पेपर कितना है आपके पास तुषार ड्यूरिंग पीएचडी में आपके ऑब्जेक्टिव से? ओके, फिर तो 5 पेपर का कैपिंग है, आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा उसमें। सो अगर आपने सीयू चयन पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया है तुषार, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उस पे बना लीजिए।
उसपे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उसपे सबका नोटिफ़िकेशंस आता रहता है। एक बार आपको उसपे अकाउंट बनाना होता है, बाकी बार-बार आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ़ उस यूनिवर्सिटी का जो वैकेंसी आएगी, उसपे पॉप ऑन होता रहता है, आपको उसपे क्लिक करना होता है और अप्लाई कर देना होता है। आपको बार-बार फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एक चीज़ और भी है तुषार कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। शायद आपको वहाँ पे एन्जॉय आ रहा होगा तभी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। और डेफ़िनेटली आपके लिए जो अच्छी पो मतलब आपके लिए जो डिज़र्विंग पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की है। और सिर्फ़ एमपी का ही आप रिक्रूटमेंट मत देखिए। अभी आपके पास दोनों ही टाइप की वैकेंसी को देखने के लिए एलिजिबिलिटी है। चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट कराती है, उसको भी आप देख सकते हैं। एज़ वेल एज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि डायरेक्टली बेसिस पे कराती है, आप उसको देख सकते हैं, राइट? अभी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि सितंबर या अगस्त के मंथ में यूपी का हायर एजुकेशन भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। उसका फॉर्म पहले पड़ा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड है कि फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ का भी फॉर्म रीओपन किया जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ का भी फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कीजिए। इसके साथ-साथ में कंसेक्यूटिव अभी हिमाचल प्रदेश का एज़ वेल एज़ हरियाणा का दोनों ही स्टेट पीएससी एग्ज़ाम कराने वाला है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। तो उन पे भी आप अपनी थोड़ी-सी नज़र बना कर के रखिए और फॉर्म जहाँ कहीं का भी आए उसको भरते रहिए। ओके, और बाकी आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा है, अच्छा एन्जॉय करते रहिए। लेकिन आपने बड़ी मेहनत से पीएचडी किया हुआ है। आपको जानकारी होगा कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ 2% लोग डॉक्टरेट डिग्री होल्डर हैं और 2 ही परसेंट लोग सिर्फ़ पीएचडी करने की हिम्मत जुटा पाते हैं और पीएचडी कर पाते हैं। सो आपने पीएचडी किया हुआ है, वो भी सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट से, सीडीआरआई से, तो उसको एक्सप्लोर करते रहिए। जहाँ भी बाकी वैकेंसीज़ आती हैं, उनको आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर आमरीन, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स की ग्रुपिंग है। ऑलमोस्ट सब लोगों ने पीएचडी किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बताइए। ओके, ओके। हुँ, हुँ। कौन से ईयर में कंप्लीट किया है आपने? कौन से ईयर में पीएचडी अवॉर्डेड है आपकी? ओके, वेरी गुड। ओके। हुँ, हुँ। ओके, ओके। आमरीन आपकी मास्टर्स किससे है? प्योर ज़ूलॉजी से या फिर अलाइड साइंस से? अच्छा, ओके। ओके, ओके, ओके। सो अभी तक आपके पास कोई भी नेट नहीं है, दैट इज़ ना ही सीएसआईआर का, ना ही आईसीएआर का कोई नेट नहीं है आपके पास, राइट? अच्छा, ओके। इट्स फाइन, होता है ऐसा, सब बहुत लोगों के साथ में होता है। सो आमरीन अभी आप नेट के लिए अपीयर होती हैं या फिर आपने उसको पूरी तरीके से ऑफ कर दिया कि अभी आपको ओके एवरीबॉडी वांट्स ओके आमरीन अभी मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती है? अच्छा, ओके, ठीक है। और और कुछ पूछना है आपको टेस्ट के रिगार्डिंग में?
नहीं ऐप में नहीं होगा, ऐप में आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, वो आप उस कंटिन्यू कीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज होगा, इस टेस्ट सीरीज के लिए जो लिंक आपको दिया जाएगा वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जाएगा, और लिंक को आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक पेपर खुल करके आएगा, आपको उस पेपर को सॉल्व करके सबमिट करना होगा। आपके रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ जाएंगे, और फिर सबकी पीडीएफ मैं आपको उसी ग्रुप में ही आंसर्स की रिलीज करने के बाद सबकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और विद मार्क्स कि कितने आपके मार्क्स आए हुए हैं। देन आफ्टर फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराने के लिए ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग कोर्सेज परचेज नहीं भी किए हैं वो लोग भी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, जो लोग परचेज किए हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सो इसको कंडक्ट कराने के लिए किसी ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ इसी ग्रुप के माध्यम से ही होगा, और ग्रुप में ही आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है अमरीन? ओके, कम टू द राहुल। राहुल, आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। ओके, होपफुली राहुल के भी आप सुन पा रहे होंगे। सो काइंडली प्लीज अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि आपके बारे में जान सके कि अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या किया आपने। ओके, वेरी गुड। कहाँ से? अच्छा, नहीं, एमएससी आपने कहाँ से किया राहुल? अच्छा, ओके, गुड। आगे? ओके, बट राइट नाउ आपके पास जेआरएफ है, राइट? तो जेआरएफ आपके पास सीएसआईआर का है या यूजीसी का? वेरी गुड। और करेंटली अभी आप टीचिंग कर रहे हैं राहुल? ओके, सो आपने, आपके पास जेआरएफ है बट आपने पीएचडी की तरफ अपना माइंडसेट नहीं रखा है, राइट? आपको पीएचडी नहीं करनी? अच्छा, वैलिडिटी कब तक है आपके जेआरएफ की? अच्छा, दिसंबर 2023 वाला। फिर तो टाइम है आपके पास, आराम से एग्जाम दे लीजिए, और अगर एग्जाम में सिलेक्शन ना अगर हो जाए सो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो फिर आपके पास टाइम रहेगा एक्टिवेट कराने के लिए जेआरएफ और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है राहुल, कुछ पूछना है आपको इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग में? कुछ क्वेरी है आपके पास? ऑनलाइन डिस्कशन होगा तो वीडियो आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, मतलब जब डिस्कशन किया जाएगा तो उस टाइम की वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। जैसे राइट नाउ ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होगी। अगर आप में से किसी का ऐसा होगा कि वो अटेंड नहीं कर पाया, उसको चाहिए होगा, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे तो वो पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्ड होगा वीडियो के फॉर्म में, और आपको बाद में उस क्लास के बाद आपको वो दे दिया जाएगा। राहुल उस पॉइंट पे आएंगे। एक अभी मीनाक्षी है, इनसे भी इंटरेक्ट हो लें, फिर उसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ में होता है। तो अगर आपका आपके पास इसके अलावा कोई और भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम मीनाक्षी से बात करेंगे, फिर आप लोगों से, सब लोगों से इंटरेक्ट होंगे उस चीज़ को भी लेकर के कि सिलेबस को कैसे ग्रैब किया जाए। ठीक है? ओके, सो थैंक यू राहुल, आपने इंफॉर्मेशन दिया। मीनाक्षी, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं? अच्छा। अच्छा, सब लोग एमपी से ही हैं, वेरी गुड।
अब ये तो कुछ टेस्ट आप देंगे मीनाक्षी, तो मालूम चलेगा कि आप कॉम्पिटिशन्स में हैं कि नहीं है। अभी उससे कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा। अ, ओके, वेरी गुड। मतलब आप इस टाइम पे ड्यूटी कर रही हैं, और पीएचडी कौन से ईयर में किया आपने मीनाक्षी? अभी रिसेंटली आपने कंप्लीट किया हुआ है। सो ये पीएचडी आपकी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे था, नेट के बेसिस पे नहीं, राइट? अच्छा, ओके। तो आपके पास कोई भी नेट नहीं है, मतलब आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी एक्सेट्रा कुछ भी? ओके। हम्म। मीनाक्षी, आपकी आपकी मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है? जूलॉजी में? अच्छा, ओके, स्पेशलाइजेशन आपका फिशरीज में। ओके, सो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपको बाकी जो अलाइड वाले ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एज इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी, वो थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान कर रहा होगा। बाकी चीज़ें तक क्लियर होंगी, है ना? ठीक है, समझ गया। मीनाक्षी, कुछ और पूछना है आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में, या फिर अभी कुछ और क्वेरी है आपकी? डेफ़िनेटली फ़र्क दिखेगा आप सभी लोगों को, इस बात में कोई डाउट नहीं है। 1 महीने का हमारा और आपसे ये इंटरैक्शंस रहेगा, और अपकमिंग मंथ के लिए, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस पूरे 1 मंथ की जर्नी में आपको वो सारी चीज़ें दी जाए जिससे कि आपका रिज़ल्ट और बेहतर हो सके। जितनी तैयारी आप लोगों ने किया हुआ होगा, वो इससे बेहतर तैयारी आप कर पाएँगे कंटिन्यूअसली, अगर हम लोग 1 महीने तक जुड़े हुए हैं तो। और ये जो टेस्ट होगा ना, वो आपको अंदर से एक तरीके से चार्ज करेगा कि आपको और अच्छे से स्टडी करनी है। जब आपके रिजल्ट पब्लिश होंगे और आपको अपनी रियलिटी दिखेगी कि अच्छा, अभी हमारा इतना ही मार्क्स आ रहा है और हमें और मार्क्स स्कोर करने हैं, तो डेफिनेटली आपके पढ़ने का जो रेट होगा वो ही बढ़ेगा। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि किस चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ पे अपना आपको अपनी टाइम देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू मीनाक्षी। नेक्स्ट है गैंगियो हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से इन्होंने नाम ही इसी लॉगिन से किया हुआ है। सो आपका नाम क्या है? मे आई प्लीज नो योर नेम? हेलो। हाँ हाँ जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। अपना नाम बताइए। अच्छा, अर्चना मिश्रा, आपके लॉगिन पे कोई हॉस्पिटल का? ओके ओके ओके। सो अर्चना, अभी तक मेरे ख्याल से सुना होगा आपने बाकी लोगों के बारे में। सो प्लीज ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? करेंटली अभी आप क्या कर रही हैं? पास्ट में आपने क्या क्या किया हुआ है, राइट? लाइक एज डिग्री आपकी क्या क्या है? ओके, वेरी गुड। कौन सी ईयर में? 2015। गुड। अभी आप क्या कर रही हैं अर्चना करेंटली? ओके, एलटी के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं। कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी है पहले का आपके पास अर्चना? ओके। हम्म। वेरी गुड। ठीक है, अर्चना, कुछ पूछना है आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में जो कल से स्टार्ट होने वाला है? कोई क्वेरी है आपके मन में, कुछ डाउट है? नहीं, वो तो ओके।
कोई बात नहीं, अभी जो टाइम हमारे पास नहीं है, जा चुका है, उसको लेकर के तो डिस्कस करने से बेनिफिट नहीं है। जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए और यही हम लोग करेंगे भी। सो थैंक यू फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। सो कम टू द पॉइंट। ये प्रॉब्लम बेसिकली अगर देखा जाए तो एमपीपीएससी का 10 यूनिट का जो सिलेबस है, अगर कोई कैंडिडेट प्योरली जूलॉजी से एमएससी किया हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर किसी ने अदर देन जूलॉजी से किया हुआ, लाइक एज माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, एक्सेट्रा। सो 10 यूनिट में से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली, अगर आपको समझ में आता होगा सिलेबस का पूरा जो सीन है, अगर कोई कैंडिडेट बायोटेक्नोलॉजी से है तो उसके लिए 2-3 यूनिट ऐसे होंगे जो कि थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। लाइक यूनिट नंबर 7 इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ने के लिए, यूनिट नंबर 8 वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ने के लिए, यूनिट नंबर 9 जो कि इथियोलॉजी मीन्स बिहेवियर के बारे में पढ़ने के लिए है। ये कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि थोड़ा-सा उनको बोरिंग लग सकता है या पढ़ने का मन नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई कैंडिडेट जो कि ज़ूलॉजी से एमएससी किया हुआ है, तो उसके लिए हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, सेल बायोलॉजी का पोर्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन या इम्यूनोलॉजी का पोर्शन वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों के लिए किसी भी सब्जेक्ट से उसकी एमएससी होगी, 60 टू 70% जो सिलेबस होगा वो आसानी से वो कवर कर पा रहा होगा। 100% सिलेबस कवर करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आकर के आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बात यहाँ पर आता है कि सिलेक्शंस कराने के लिए या सिलेक्शंस को लेने के लिए या मेरिट में आने के लिए क्या 10 आउट ऑफ 10 यूनिट को पढ़ना ज़रूरी है? क्या उनके सारे यूनिट को या सारे टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है? सो डेफ़िनेटली अगर आप करके जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई उसका ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। लेकिन अगर किसी कंडीशंस में अगर आप उस 10 यूनिट को कवर नहीं कर पाए हैं, अगर आपके पास 6 से 7 यूनिट भी आप अच्छे से कवर कर लिए हैं और कवर आपने करने की कोशिश अगर किया हुआ है, तो वो भी बेकार नहीं है, वो भी बुरा नहीं है। काफ़ी अच्छा होगा अगर आप 7 यूनिट या 8 यूनिट या 6 यूनिट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो। अगर आपकी पकड़, आपकी जो ग्रैपिंग है पूरे उस यूनिट में से, 10 यूनिट में से, उसमें से 7 यूनिट या 8 यूनिट भी आप अच्छे से कर पाते हैं, तो रिमेनिंग 2 या 3 यूनिट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने टाइम को लॉस करने की ज़रूरत है। आपने जो 7 या 8 यूनिट स्टडी किया हुआ है या अभी आप आगे आने वाले टाइम में करने का प्लानिंग किए हुए हैं, आप उन पे ही फ़ोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस यूनिट से आने वाले जो क्वेश्चंस हों, वो हमारे लेफ्ट आउट ना जाने पाएँ। वैसे इस एग्ज़ाम का सबसे अच्छी जो प्लस प्लस पॉइंट है या नेगेटिव भी हो सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुषार एंड राहुल, हाँ जी बताइए, कुछ कहना है तुषार? अच्छा, मुझे लगा आपने हैंड रेज़ किया हुआ है तो शायद कुछ आप कहना चाह रहे हैं। राहुल, आपको कुछ कहना है? हाँ जी। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर आपकी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए या फिर अभी रिसेंटली जो बॉटनी का हुआ है, बॉटनी का पेपर मैंने सॉल्व भी कराया था। आई थिंक मेरे ख्याल से वो वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया, क्योंकि बच्चे जुड़े थे तो उनको मैंने सॉल्व भी कराया था। तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना, वो ऐसा नहीं है कि सीएसआईआर के जैसा बहुत ही डिज़ाइन किया हुआ है या बहुत ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस आएँगे कि अगर आप ये होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था बॉटनी डिपार्टमेंट में कि बॉटनी वाले पेपर में कि न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम का कंपोजिशंस क्या है, ओनली डीएनए है, क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन है या ओनली क्रोमोसोम, इस तरीके से दिया हुआ था। और बाकी सवाल आपसे पूछा गया था कि रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस सेल साइकिल के कौन से फेज में होती है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के भी पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो वो खराब नहीं है और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और इस शॉर्ट टाइम में अगर आपके पास रेफरेंस, मैं तो पहले भी मना करता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई फॉरेन राइटर की बुक या रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th-12th के लिए एनसीईआरटी है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं है तो कोई साइड वाली बुक, चाहे आप ट्रूमेंस पढ़ सकते हैं या फिर आपके पास दिनेश की ऑब्जेक्टिव बुक है तो वो पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपके पास यूजी और पीजी के क्लासेस को पढ़ने के लिए जो भी आपने इंडियन ऑथर राइटर की बुक पढ़ी हुई है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सवाल आपका ठीक है और ये काफ़ी अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन था कि आपके पास टाइम नहीं है।
आप जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मैच करता है, लाइक सेल बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, पूरा इकोलॉजी का यूनिट नंबर 10 जो है वो पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी को पढ़ करके जा सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपका फंसेगा भी काफ़ी अच्छा। ठीक है? तो जो भी यूनिट आपके और जो भी टॉपिक आपका एनसीईआरटी से मैच करता है, उन टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ कर के जा सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सर आपने मेरे ख्याल से फिर से हैंड रेज़ किया, कुछ कहना है आपको? गुड, अच्छा सवाल है आपका। सबसे स्टार्टिंग देखिए होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे दिमाग पे ये चल रहा होता है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? ऐसा लगता है कि हाँ, सिलेबस देखें तो लगता है कि हाँ, सब कुछ पढ़ा-पढ़ा सा है और फिर कहीं से मिल नहीं पाता है। उसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप पहले लगातार 1 हफ्ते तक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं से भी आपको मिलता है, चाहे आपको किसी अदर स्टेट्स का क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर पीजीटी का भी क्वेश्चंस मिलता है, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। केवीएस एग्ज़ाम कराता है, वो पीजीटी का भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, जूलॉजी वाले पोर्शंस का। बाकी स्टेट्स जो पीजीटी एग्ज़ाम कराते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं और अदर स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एक पेपर होता है, लाइक राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, हरियाणा का भी है। ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये लगभग सिमिलर पैटर्न पे क्या कराते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं। आप लगातार पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसका 2 बेनिफिट होगा, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 2 चीज़ें होंगी, या तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो भी और अच्छी बात है, आपको लगेगा कि आपको भी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ कि कौन से टॉपिक से क्या चीज़ पढ़ना है, कहाँ से सवाल आते हैं, ये आपको वहाँ से जानने को मिलेगा। कई बार ये होता है कि आपने वही टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट उसी टॉपिक से क्वेश्चन जब आपको आता है तो फिर आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपने उस लेवल का या उस चीज़ को आपने मिस कर दिया जो कि आपके एग्जाम में सवाल बन सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं तो सेल साइकिल और सेल का जो डिवीजन है, लगभग सब लोगों ने अपने अपने एकेडमिक लाइफ में पढ़ी हुई है, राइट? सबको आइडिया होता है कि हाँ, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है कि उसी सेल डिवीजन से या सेल साइकिल से जब क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी का जो रेट देखा गया वो बेसिकली 50 to 60% के बीच में लाई करती है। मतलब मैक्सिमम टाइम पे चांसेस गलत होने के भी बन जाते हैं। तो जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ से 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला, कि किस टॉपिक से कौन-सा चीज़ आपको नोटिस करना है, किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, आपको ये मिलता है। दूसरा, आपके माइंड में एक मैसेज जाता है कि अच्छा, अभी मुझे इतना सारा सवाल सॉल्व मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर में एक अर्ग है, टेम्पटेशंस फ़ील होती है कि नहीं, अभी हमको पढ़ने की ज़रूरत है और ये वाला चीज़ हमको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो इनिशियली अगर आपको लगता है कि आप सैचुरेट हो चुके हैं, आपकी पढ़ाई फ्लो में नहीं है, आप ठीक तरीके से चाहते तो हैं, आपके माइंड में ये चलता तो है कि आपको पढ़ना है, लेकिन आप उसको प्रॉपर एक शेप नहीं दे पा रहे हैं। सो इनिशियली 3 टू 4 डेज़ आप सभी लोग पेपर को सॉल्व कीजिए। पेपर कहीं से भी मिलता है, उसको सॉल्व कीजिए। चाहे ऑनलाइन आप सॉल्व कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उनको डाउनलोड करके प्रिंट करा के सॉल्व कर लीजिए। पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप देखिए कि आप किसी भी पेपर का कितना परसेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं आते? अगर आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको तैयारी और अपनी अच्छे से कर लेनी चाहिए, और नहीं आता है तो थोड़ा-सा आपको सीरियस होकर के उस पे टाइम देने की ज़रूरत है। सभी लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि उन्हें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नौकरी चाहिए, और सब लोग, जितने लोग भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, हर कोई अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट मानता है कि हाँ, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। और ये समस्या सबके साथ में है कि सब ऑलमोस्ट 90 टू 95% जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोफ़ेशन में क्या है, वर्किंग है, राइट? उस वर्किंग कंडीशंस में रहते हुए भी आपको अपने टाइम को और अपने माइंड को, दोनों को थोड़ा-सा मैनेज करना है और फ़ोकस्ड में देना है कि हमारे लिए एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, आपके लाइफ़ को आगे कैरी करने के लिए, और उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। हर कोई एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम आपको देना पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट नहीं है, और टाइम आपको उस हिसाब से और उस तरीके से देना है कि उसका आउटकम ज़्यादा निकले। ऐसा ना हो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई किया हुआ है, 2 घंटे आपने टाइम दिया, और उसी पढ़े हुए टॉपिक से अगर कोई सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा इवैल्यूएट आप करते रहिएगा। हालाँकि अभी आप हमसे क्लासेस के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको
बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ समझा सकता हूँ, उसको करा तो नहीं सकता हूँ। बट सभी लोग आप सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं और अपनी-अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा-सा सीरियसली आप ले सकते हैं कि आपको पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है, वो कैसे आपको बनानी है और कितना टाइम आपको देना है। अगर आप देखेंगे तो आज से आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रिमेनिंग मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, मैक्सिमम 30 डेज़ का और आपके पास 10 यूनिट है और अगर उस 10 यूनिट में से अगर आप 7 यूनिट भी अपने आप को टारगेट करके चलते हैं, तो भी आपके पास 4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एक वीडियो कवर करने के लिए। तो आप देख लीजिए कि क्या वो 4 डेज़ आपके लिए सफिशिएंट है, उसको रिवीजन करने के लिए, उस यूनिट में से जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए। आप थोड़ा-सा अगर ऐसे कैलकुलेट करके लगाएँगे, तो आपको पढ़ने का जो मतलब जो हो सकता है कि एक सैचुरेशन आ गया हो कि आप ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे, वो थोड़ा-सा आ जाएगा। ये बात क्लियरली सबको एक्सेप्ट कर लेना होगा कि सभी लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रोफ़ेशन में जुड़े हुए हैं और सब लोगों की एज लगभग 35 प्लस या 30 प्लस ही है। सो ये एज में प्रॉपर तरीके से स्टडी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी सब लोगों की स्टूडेंट लाइफ बहुत दूर जा चुकी है। सब लोग 4-6 साल पीएचडी करके हो चुके हैं और नहीं भी किए हैं तो पहले का एमएससी किया हुआ है। तो उनके पास वो एनर्जी और वो रिदम नहीं है कि वो यूजी और पीजी के टाइम पे के स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे। आपको थोड़ा-सा फिर से अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा और टाइम उस हिसाब से सिर्फ़ 2 काम करना है। रिमेनिंग 28, 25 या जो भी डेज़ बचे हुए हैं 30 दिन या 28 दिन, सिर्फ़ 2 काम। पहला आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दूसरा सॉल्व करने के टाइम पे जो टॉपिक आपको नहीं आता उन्हीं टॉपिक को डेली बेसिस पे क्या करना है स्टडी करना है। और स्टडी जब आप करें तो प्लीज़ आप एक अपना शॉर्ट की हैंड नोट्स बनाएँ। जो भी टॉपिक्स में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको आप नोट करें। वो की नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो 1-2 घंटे में भी आप अच्छे से उसको रिवीजन कर पाएँगे। सारी चीज़ें जो कि आपने इस 1 महीने के दौरान पे पढ़ेंगे, उनको एक टाइम पे माइंड में रखना ये पॉसिबल नहीं होगा। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको उसकी चीज़ें याद रहें। लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे इधर की तरफ चाहे इम्यूनोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक होंगे, वो धीरे-धीरे आपको क्या करेंगे मिस होना शुरू हो जाएँगे। सो इसके लिए बेहतर यही होगा कि जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं यूनिट वाइज़ और उनके टॉपिक को जो आप पढ़ते हैं, उनका कीनोट्स आप बनाते चलिए कि ये वाला चीज़ का ये फैक्ट चीज़ें हैं और यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, तो थोड़ा एग्ज़ाम्पल हम उसी को दे देते हैं। सब लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रखी है, राइट? और ग्लाइकोलाइसिस से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हो सकता है आपको कई सारे क्वेश्चंस में से ना आए, तो आप ग्लाइकोलाइसिस को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लाइक एज़ कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो कि इरिवर्सिबल टाइप के हैं, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे फॉस्फेट का सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशंस होता है, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी जनरेट होती है, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी कंज्यूम्स होती हैं। ये सारे जो पॉइंट्स आप उसको लिख लीजिए। अच्छा ये वाला एंजाइम है जो कि इस स्टेप पे काम करता है जहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ये वाला एंजाइम्स है जो कि जहाँ पे एटीपी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ये वाला एंजाइम है जहाँ पे एटीपी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा एनालिटिकल अप्रोच में पढ़ाई करेंगे, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। सिर्फ़ ग्लाइकोलिसिस को जान लेना कि ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन-सा बाय प्रोडक्ट बनता है, इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू राइट नाउ। आपको थोड़ा-सा उसमें एनालिटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स डे बाय डे अब टफ होते जा रहे हैं। यूनिट उनका वही है, टॉपिक उनका वही है, तो क्वेश्चंस आएगा कहाँ से? डेफ़िनिटली क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस 5 से 6 साल के पेपर को एनालाइज़ करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेजुअली सेम टॉपिक से सेम टाइप के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ पूछा जाता था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, फिर पूछा जाने लगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, फिर पूछा जाने लगा ग्लाइकोलाइसिस कौन से लोकेशंस पे होता है। अब जाकर के सारा का सारा ग्लाइकोलाइसिस जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे आ गया है, एंजाइम्स पे आ गया कि कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है, कहाँ पे एटीपी जनरेट हो रही है, कहाँ पे एनएडीएच जनरेट हो रहा है, कौन सा स्टेप्स आपका रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने लगा है। तो आपको भी थोड़ा-सा उनको समझना होगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी क्या है करनी होगी। सो गाइस ओके, किसी के पास कुछ डाउट है? किसी ने हैंड रेज़ किया हुआ है? हुँ।
हुँ, हुँ। गुड। आपके जो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स आएँगे, उन पेपर के स्टैंडर्ड से थोड़ा-सा टफ पेपर रहेगा। उसके पीछे का लॉजिक मेरा सिर्फ़ ये है कि अगर आप टफ लेवल के क्वेश्चन्स को सॉल्व किए रहेंगे, तो डेफ़िनिटली अगर आप उससे थोड़ा-सा ईज़ी पेपर अगर आएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। मैं अगर आपको ईज़ी पेपर पे टे प्रैक्टिस कराऊँगा और गलती से पेपर अगर आपका हार्ड आ गया, तो शायद आपको वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ व्हाई पेपर मैं आपके एग्ज़ाम्स के लेवल के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हायर लेवल का बनाऊँगा। आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जैसे सीएसआईआर के पार्ट बी में क्वेश्चन्स आते हैं, या फिर अगर आपने केवीएस का अगर देखा होगा, तो उनके जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा-सा ठीक होता है। तो सीएसआईआर का पार्ट बी या केवीएस के जो पीजीटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड का सवाल आपको देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, तो आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स की इक्विवेलेंट और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टफ लेवल का होगा। उससे ईज़ी नहीं होगा। ठीक है? और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपके उस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। आप ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हैं, आपको एक्यूरेटली जो चीज़ आता होगा उसी को करना होगा। अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग कट के आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा, तो फिर उसमें आप परेशान हो सकते हैं। हालाँकि इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में भी मेंशन होगा, बट यहाँ पे क्लासेस है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ होगा, यहाँ पे आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है? ओके, सो आज के इंस्ट्रक्शंस को यहीं पे सम अप करते हैं। कल 9:30 पे पेपर का आपको लिंक जाएगा, थोड़ा-सा पहले जाएगा। हाँ, हाँ। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि क्वेश्चंस का सोर्स कहाँ से होगा। अमरीन, इसके लिए मैं आपको यही आंसर दूँगा कि हो भी सकता है कि आपके किसी भी स्टेट्स के कोई भी क्वेश्चंस कॉपी नहीं किया गया, सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ हो, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए होंगे, रिपीटेड होंगे, वहाँ से भी हो सकता है, ठीक है? बट पेपर आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा और उनका स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम्स के स्टैंडर्ड से थोड़ा-सा क्या होगा, अप होगा, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर पेपर के 2017 वाला पेपर अगर आप देखेंगे, हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो 2017 में किया गया वही आपका 24 में भी किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ कि वेटेज सारी यूनिट का इक्विवेलेंट नहीं रहता, ठीक है? और इस चीज़ को भी लेकर के मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, लेकिन आज करेंगे तो थोड़ा चीज़ें ज़्यादा हो जाएँगी। अब आपका जब पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स 8 जुलाई के जब हम लोग इंटरैक्ट होंगे, वहाँ पे आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और कौन से यूनिट पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है? हुँ, हुँ। ओके। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो, और प्लस यूनिट नंबर 8 दैट इज़ वर्टिब्रेट्स का, ये वाले जो यूनिट के टॉपिक्स हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएँगे। ठीक है? अभी टाइम है। जैसे? हाँ, हाँ।
अगर आप उस सिलेबस में अगर आप मेंशन कर सकती है, क्योंकि आप ऐसे सारे यूनिट के वीडियोज़ को देखना तो वो नहीं रहता। आप जो सपोज़ जैसे जिस यूनिट में आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक का वीडियो उसमें नहीं है, तो आप उसको सिलेबस में हाइलाइट कर दीजिए। वीडियोज़ होगा तो मैं इसे अपलोड कर दूँगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, यूनिट नंबर 8 का वीडियोज़ मैंने अपलोड अभी नहीं किया हुआ है, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स का, है ना? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें मेजॉरिटी आपको पूरा फिजियोलॉजी पढ़नी है और होपफुली कि वो आपको इस वीक तक या नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, यूनिट नंबर 8 का तो मुझे मालूम है कि हाँ, उसमें मैंने कंटेंट अभी अपलोड नहीं किया हुआ है। ओके, कोई नहीं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी अमरीन, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको उसको टाइमली प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? चलिए, ओके। सो अगर आप किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और फिर कल आप लोग रेडी रहिए टेस्ट के लिए, फिर कल के बाद आपसे इंटरेक्शंस होता रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और लाइव क्लासेस में भी, ओके? मॉर्निंग नहीं होगा, नहीं, नहीं मॉर्निंग नहीं होगा, टाइमिंग शिफ्ट किया गया 9:30 पीएम, या 9:30 पीएम पे पेपर का लिंक जाएगा एज़ वेल एज़ 9:30 पीएम पे ही हम लोग लाइव इंटरैक्ट भी होंगे, दोनों का टाइमिंग सेम है, ठीक है? हुँ। नेगेटिव मार्किंग लगाने के पीछे का लॉजिक ये है कि आपकी एक्यूरेसी चेक करना बहुत ज़रूरी है और विदाउट नेगेटिव मार्किंग में होता ये है कि आपने कितना सही अपने से कितना किया, कितना लक बाई चांस हुआ है, ये डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ द ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपके सामने निकल कर के आएँगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको ईज़ी सा सवाल दे दूँ, नेगेटिव मार्किंग ना रखूँ और आप 50 में से 40 नंबर करके चले जाइए, बहुत खुश हो जाइए। वो मुझे आपको खुश नहीं करना है। मुझे आपको इम्प्रूव करना है, राइट? तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का होना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो उसका 2 बेनिफिट होता है। पहला, आप किसी भी क्वेश्चन्स को ऐसे आँख बंद करके तुक्का लगा के नहीं लगाते हैं। आपको मालूम होता है कि हाँ, आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पे आपके नॉलेज का और आपके इन्फॉर्मेशंस की जो प्रिसाइज़नेस होती है, एक्यूरेसी जो होती है, वो चेक आउट होती है कि आप कितना एक्यूरेट जानते हैं उसको लेकर के, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अपने रिज़ल्ट्स को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के ज़रा-सा भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। या डेफ़िनिटली आप लीव कर सकती हैं अमृत, या आप में से कोई भी चाहता है अगर जाना तो जा सकता है। आपको आप में से किसी को भी अपने मार्क्स को लेकर के मतलब ऐसा शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मेरे मार्क्स कम आएँगे तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जहाँ पे इक्विवेलेंट है और सभी लोगों को यहाँ से अपनी प्रिपरेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट? तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए जो भी चीज़, जो भी रियलिटी है। आपके 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन भी सही होते हैं, दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तैयारी नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, तैयारी आप आगे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को रखिए ध्यान ध्यान में, उसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहिए, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, पीजीटी एग्ज़ाम्स के भी, अदर स्टेट्स के जो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनको भी लेकर के अगर आपके पास नीट का कोई सोर्स है, वहाँ से भी आप पेपर को सॉल्व करते रहिए, वो क्वेश्चंस का वो टॉपिक आपका मैच होना चाहिए, मतलब ज़ूलॉजी कराना चाहिए, ठीक है? ठीक है फिर, गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं फिर कल टेस्ट में आप लोगों से। ओके, गुड नाइट।